आप लगातार देख रहे हैं न्यूज नेशन का ग्राउंड जीरो पोल सर्वे, जो कि गुजरात के संबंध में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और हम जो अपना सर्वे प्रस्तुत कर रहे हैं उसे हम बड़े ही विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 182 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसीज में, हर विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी में हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे, लोगों से बातचीत की और उसके आधार पर हम ये रुझान आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और उस रुझान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 49% वोट प्रतिशत मिल सकता है और उसके साथ साथ कांग्रेस के खाते में तकरीबन 37% वोट प्रतिशत जा सकता है। जैसे ही आप इसे सीटों के आंकड़े में तब्दील करें, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 131 से 141 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 37 से 47 सीटें जा सकती हैं और अन्य को 4 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन सकती है गुजरात में। यह बात स्पष्ट हो रही है। और यहां पर अगर मुद्दों की बात करें तो भले ही विपक्ष विकास को पागल बता रहा हो, लेकिन विकास गुजरात के लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। अगर हम बात करें वोट परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी अपना 2012 का जो वोट परसेंटेज है उससे बेहतर कर रही है। 47.85% वोट परसेंटेज था बीजेपी का, लेकिन अब 2017 में 49% मिल रहा है, हालांकि लोकसभा के मुकाबले ये कम है। कांग्रेस का वोट परसेंटेज जो है उसमें हालांकि सिर्फ 1.5% की कमी आ रही है। बिल्कुल। और अगर आप देखें तो पिछले बार यानी कि 2012 के विधानसभा के नतीजों के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती दिख रही हैं और ये बात हमारे इस ग्राउंड जीरो पोल सर्वे से स्पष्ट हो रही है। हमारे तमाम पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एनके सिंह साहब, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग इस बात को लेकर अचरज कर रहे होंगे कि 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी को झेलने के बाद भी आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती हैं, उनका मतदान प्रतिशत बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है ऐसा लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज बीजेपी के लिए गुजरात में लागू नहीं होती। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये आंकड़े क्या अपने आप में लोगों के विश्वास करने लायक नहीं है, या दरअसल ये आंकड़े जिस आधार पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं उस पर बिल्कुल सत्यापित होते हैं? सिंह साहब। देखिए अजय जी, भारत में जो चुनाव के विश्लेषण आते हैं, इस तरह के सर्वेज आते हैं, कई बार चौंकाने वाले होते हैं, कई बार होते हैं कि वो बिल्कुल टारगेट पे हिट करते हैं। आपको 2014 का याद होगा कि एक सर्वे ऐसा था जिसने एग्जैक्ट संख्या जो बताई थी वही संख्या बीजेपी को मिली जी। इतने बड़े देश में अगर हो सकता है, भारत में ये दिक्कत होती क्यों है? क्योंकि अमेरिका की तरह ये होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है, इसमें जाति है, सब जाति है, पटेल हैं तो लेगुआ पटेल अलग हैं, कड़वा पटेल अलग हैं। इस वजह से बहुत सैंपल जो होते हैं हमारे गलत भी निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो रिजल्ट दिया जा रहा है बिल्कुल जाहिर है कि चौंकाने वाले हैं, लेकिन इसका एक पक्ष जो पॉजिटिव है वो ये है कि अगर पटेल नाराज है जो 14% है, तो बीजेपी ने बड़ी खूबसूरती से कोलीस को अपने साथ कर लिया है। और जो पूरा विकास का मॉडल मोदी का था उसमें कोलीस को मैक्सिमम बेनिफिट हुआ, यहाँ तक कि अपर कास्ट को भी वो बेनिफिट नहीं मिला और पटेल ने ऊपर के वर्ग को। तो श्याम जाजू जी भी हमारे साथ हैं, इनके सिंह। मैं एक खत्म कर दूं इसको। तो नतीजा ये है कि मुमकिन है कि करीब 67 सीटें ऐसी हैं जहां की 2012 में 5000 पे डिसाइड हुआ था फैसला। अगर वो 5000 कहीं से टिल्ट कर जाते हैं तो ये आपका फिगर बिल्कुल सही निकलेगा। लेकिन जाहिर है कि चौंकाने वाले हैं क्योंकि जो नए वेरिएबल्स हैं वो इस समय कांग्रेस जिस तरह हार्दिक पटेल और जवाब हम श्याम जाजू जी से ले लेते हैं कि तमाम जो वेरिएबल्स हैं जो उनके अगेंस्ट जाते हुए दिखते हैं ग्राउंड जीरो पे ऑन द फेस ऑफ इट, वो कैसे उनको पार पाकर अपना 150 का टारगेट रख रहे हैं। लेकिन हमारे सर्वे में भी आप श्याम जाजू जी 131 से 141 सीटें पा रहे हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी, पाटीदार आरक्षण, ये जो तमाम मुद्दे हैं, फिर अगर बात करें निचले दलित समुदाय में भी वहां से भी विरोध की आवाज मुखर हो रही है। और ट्राइबल्स दोनों एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, इस सब के बावजूद भी जा रहा है। आपका 150 का टारगेट, हमारे सर्वे में इतनी सीटें कैसे आप हासिल कर पा रहे हैं? क्या है भाई आपका जीत का मंत्र? निश्चित रूप से गुजरात के चुनाव की देश में जिस प्रकार की चर्चा है, वो चर्चा और वहाँ की जमीनी रियलिटी, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। निश्चित रूप से वहाँ पर 150 सीटें हम जीतेंगे, यह हमारा कॉन्फिडेंस है। इसका कारण है गुजरात की जनता सोचने समझने वाली जनता है, वो केवल बहकावे में आकर वोटिंग करने वाली जनता नहीं है। वो भ्रष्टाचार, जातीयवाद, प्रांतवाद, इसके ऊपर जाकर विकास का आकलन करने वाली जनता है। और नरेंद्र मोदी जी ने तो इस देश में चुनाव के सब इक्वेशन खत्म करके विकास के एजेंडे पर सब देश को लाया है। गुजरात ये कमर्शियल स्टेट है,
गुजरात का विकास एक विकास का मॉडल देखकर गुजरात के सीएम देश के पीएम हुए। नरेंद्र मोदी जी देश का गौरव है, विश्व में उन्होंने अपना परचम लहराया है। भारतीय जनता पार्टी की वो ताकत है। तो स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं आपको वहां एंटी इनकम्बेंसी कोई फैक्टर नहीं है, वहां विकास के नाम पर निश्चित रूप से श्याम जाजू जी, लेकिन आलोक जी आपकी इन तमाम दावों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आलोक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आलोक जी, देखिए, मैं समझता हूं कि वहां पर लगभग 50,000 उद्योग जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी नोटबंदी के बाद बंद हो गई। वहां का किसान 12 साल के अंदर 10,000 किसानों ने सुसाइड किया। वहां पर हर जो वर्ग है, जाति से हो, धर्म से हो, आर्थिक आधार पर हो, सब सड़कों पर हैं। मुझे 4 आधार बता दें हमारे श्याम भाई कि ये 4 काम हमने किए। और एक छोटा सा सवाल कि एक उद्योग का नाम बता दें जिसमें 100 आदमी काम करते हो और मोदी जी ने वहां पर लगाया हो पिछले 4 साल में। श्याम जाजू जी। जी गोल गोल मत घुमाइएगा, एक उद्योग का नाम देश में फिर देश में चलेगा। गुजरात की बात कर लो भाई। इनकम है देश का एवरेज पर कैपिटा इनकम से ज्यादा गुजरात का पर कैपिटा इनकम है। गुजरात पे आ गए वो, देश का गुजरात पे आ गए वो। एग्रीकल्चर ग्रोथ 2 से 4% है, 11वें नंबर गुजरात 11% है। गुजरात विकास के क्षेत्र में 11वें नंबर पर है। गुजरात ने जो मॉडल पेश किया है उसमें कोई बात कर ही नहीं सकता। इसमें नेताओं के अपने करने वाला गुजरात है। 24 घंटे जहां बिजली है वो की बाजीगरी हर पार्टी अपने हिसाब से कर लेती है। राहुल देव जी, यहाँ पर क्या एक वजह ये भी हो सकती है की हालत क्या है? एक सेकंड आलोक जी, राहुल जी से इन आंकड़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स गए, उन्होंने लोगों से बातचीत की, उनके मुद्दों को समझा, वो रिपोर्टिंग की और फिर हमने ये सर्वे पूरा का पूरा किया है। इसीलिए हम इसे ग्राउंड जीरो पोल सर्वे कह रहे हैं। और राहुल जी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस के पास मुद्दे थे लेकिन उतना स्ट्रांग कार्डर नहीं था जो बीजेपी के पास मौजूद था, उतना स्ट्रांग नेता नहीं था, क्योंकि गुजरात के लोग मोदी जी के साथ जिस तरह का क्लोज कनेक्ट महसूस करते हैं, मुद्दे होने के बावजूद भी शायद एक वो बड़ा फैक्टर रहा कि जैसे आंकड़ों की आशा थी वो नहीं आ पा रहे हो? पिनाज, मेरी बात का जवाब, अपने सवाल का जवाब ऐसे तो आपने ही दे दिया है। अपने 3 बड़े मुद्दे बिंदु गिना दिए हैं, ये तीनों निश्चित रूप से थे, कुछ और भी वहाँ पर थे। और सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि देखिए, जब वोट देने का मामला आता है तो ख़ास तौर पर गुजरात की जनता का जो रिश्ता, मैंने पहले भी कहा था, नरेंद्र मोदी के साथ जिस तरह का पिछले 15 साल में बना है, वो एक असाधारण रिश्ता है। वो गुजरात के गौरव हैं, देश के हों, वो बाद में बात आएगी हैं कि नहीं है। तो ये अंत में एक तो इसको, ये भी एक फैक्टर है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात वहाँ पर नगण्य है। नहीं, एक मिनट वहाँ पर आलोक जी का नाम तक नहीं, आलोक जी आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बात कर लूँ। आप बिल्कुल वरिष्ठ हैं, बोलिए। नहीं, तो आप अपने बारी आएगी तो आप बोल लीजिएगा, मैं नहीं टोकूं, कोई नहीं टोकेगा। जनता को और गुजरात तो दूसरी बात ये कि जो बीजेपी विरोधी मोर्चा बना है, कौन बोल रहा है मैं नहीं जानता। 15 लाख खाते में जमा। राहुल जी अपनी बात खत्म करें। पूरी कर लूं। एक मिनट श्याम जाजू, राहुल जी अपनी बात खत्म करें। अतुल जी, श्याम जी, अतुल जी एक मिनट प्लीज, अतुल जी 1 मिनट। 178। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का ग्राउंड जीरो पोल सर्वे। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारे रिपोर्टर्स गुजरात के अलग अलग हिस्सों में गए और वहां से क्या कुछ उन्होंने वोटर की नब्ज टटोलने की कोशिश की, मुद्दों को जानने की कोशिश की। इसी कड़ी में हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुभाष चिरके भी गुजरात के दौरे पर गए। सुभाष जी, किस इलाके में आप गए और क्या कुछ आप रिपोर्ट लेके आए वो भी हम साझा करेंगे। आप अपना अनुभव बताइए। मैं दक्षिण गुजरात में गया था और सूरत के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे मैं घूमा। मैं आपको बताऊं कि दक्षिण गुजरात में बीजेपी ने 2012 के चुनाव में सबसे ज़्यादा 35 में से 28 सीटें उन्होंने जीती थी और कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। 2007 के अगर हम आंकड़े देखें तो तब बीजेपी को उस वक्त 18 सीटें मिली थी और 2002 में 15 सीटें मिली थी। 2012 की ये जो 35 सीटों में से जो 28 सीटें मिली थी उसमें से 14 सीटें ऐसी थी जिसमें सिर्फ 10,000 के वोटों से बीजेपी चुनकर आई थी। और ऐसे में जब पाटीदार आरक्षण हुआ और उसके बाद जीएसटी का मुद्दा आगे आया, उसके बाद दक्षिण गुजरात में बीजेपी बिल्कुल बैकफुट पर गई थी। अमित शाह, इनकी रैली जो थी वर्षा में हो नहीं पाई थी, वर्षा क्षेत्र में जो एक चुनाव क्षेत्र है सूरत में, और ऐसे में बीजेपी ने कई डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया था। कांग्रेस ने अपने तरफ से काफी वहां पे मुद्दे उठाए थे, राहुल गांधी को झोंका था। राहुल गांधी की 8 नवंबर की जो विजिट थी सूरत में, उससे एक
सुभाष माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ भारती धीरू भाई सयाल जी मौजूद हैं, जो कि सांसद हैं, भावनगर से सांसद हैं। सयाल जी, ये बताइए कि हमारा जो सर्वे है उसके आधार पर हम 131 से 141 सीटें मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है गुजरात के विधानसभा के चुनाव में। आपका 150 का लक्ष्य है, तो क्या आप लोग अमित शाह जी को खुश नहीं कर पाएंगे? नहीं, हम अमित शाह जी को और पूरे गुजरात को खुश कर देंगे, क्योंकि हम 150 प्लस ही लाने वाले हैं गुजरात में। क्योंकि गुजरात की जनता ने पूरा विकास देखा है भारतीय जनता पार्टी का। और खास करके मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं भावनगर की, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 असेंबली के चुनाव हैं। सातों की सातों हम बीजेपी, कांग्रेस का नामो निशान यहाँ हमें नहीं दिख रहा है, कोई फाइट ही नहीं है, पूरे की पूरी हम बीजेपी लाकर रहेंगे। यानी कि आप गुजरात में ही ऐसा माहौल है, 100% रिजल्ट की उम्मीद लगाए बैठे हैं, आपको 141 से भी संतोष नहीं है। बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। सुभाष, इससे पहले कि हम आपसे और बातचीत करें, आइए आपकी एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, एक आपकी रिपोर्ट दिखाते हैं और हम समझते हैं कि दरअसल स्थिति क्या है। लेकिन आइए राहुल जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए इस बीच, क्योंकि सुभाष जी से संपर्क कट गया है और आपकी बात भी उस वक्त पूरी नहीं हुई थी। मैं यही कह रहा था कि जो बिंदु आपने गिनाए वो सब हैं, लेकिन एक बात और है जो मुझे लगती है कि इस बार जो बीजेपी विरोधी मोर्चा है, राहुल गांधी जिसके अग्रणी नेता बने हैं, जिसमें ये 3 नए युवा नेता आए हैं, पहली बात तो ये कि इन नेताओं की वोटिंग अपील और जो वोट जुटाने की शक्ति है वो अभी अपरीक्षित है, किसी को मालूम नहीं है। दूसरी बात कि वो आपस में 2 के वर्गीय हित टकराते हैं। ओबीसीज और पाटीदारों की पुरानी मतलब पारंपरिक लड़ाई है वहाँ पर, वो एक साथ होकर उनका एक साथ आना, और ये बहुत ही कठिन है, ये उतना आसान नहीं है। नेता मिल भी जाते हैं, हमने पहले भी देखा है, नेता मिल जाएं, लेकिन उनके जो जनाधार होता है वो उतनी आसानी से नहीं मिलता, उनके कार्यकर्ता नहीं मिलते, क्योंकि वो पुश्तैनी किस्म की वहां पर समस्याएं हैं। तो ये जो एक बिखराव है उसके जनाधार में, ये भी मुझे लगता है नुकसान पहुंचाएगा इसको। पतवार जी, क्या आप इस पर एक छोटी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? संजय पतवार जी। देखो, ग्राउंड जीरो मैं बताना चाहता हूँ जी। आप अजय जी नोट और पेन लेके लिख लीजिए। मैं वो बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा जी, उत्तर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 10 से 12 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी। मध्य गुजरात में आप लिख लीजिए 18 से ज़्यादा नहीं मिल सकती, सौराष्ट्र में 10 से 12 से ज़्यादा नहीं मिल सकती, और दक्षिण गुजरात में 15 से ज़्यादा नहीं मिल सकती। ओवरऑल गुजरात का जो ग्राउंड रियलिटी हमने देखा है कार्यकर्ता के नाते, मैं आपको विनम्रता से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है और कांग्रेस। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जरा ये बताइए कि आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी 50-55 सीट पर समझ जाएगी? मुबारक हो, लेकिन मेरे जो हमारे विनम्रता से कहना चाहूंगा कि कार्यकर्ता के नाते कांग्रेस पार्टी सरकार बना। श्याम जाजू जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया। कांग्रेस 50-60 पे रोक रहे हैं, कांग्रेस मानती है कि आप 50-60 पे रुक जाएंगे, क्या वाकई में ऐसा संभव है? को दिन में भी सपने देखने का पूरा अधिकार है। नाम बता दीजिए जिसमें 100 आदमी काम करते हो। मेरा सवाल का देश में कांग्रेस को नकार चुके हैं। गुजरात के कांग्रेस वालों को सपने देखने का पूरा अधिकार है, पूरे हो जाए। पर जहां तक गुजरात का सवाल है, वहां का भारतीय जनता पार्टी का केडर चप्पे चप्पे तक पहुंचा हुआ है। जमीनी सच्चाई है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अल्टरनेट नहीं है। श्याम जाजू जी, इस मुद्दे पर ही बात करेंगे कि क्या आलोक जी, ये सवाल मैं आपके पास भी लेकर आऊंगी जो श्याम जाजू जी ने उठाया, क्या उनका जो कैडर है, क्या वो तमाम मुद्दों पर उनकी जो पूरी पोल मैनेजमेंट होती है वो क्या भारी पड़ती हुई नजर आएगी?